स्वागत है बंधुओं, कॉमिक्स इन यू के एक दूसरे एपिसोड में। आज हम लाए हैं आपसे मिलवाने के लिए श्री अरबाब उस्मानी जी, जो अपस्किल के सह संस्थापक हैं तथा डिजिटल मार्केटिंग में काफी ये अच्छा काम कर रहे हैं। इनका काम न सिर्फ कंटेंट डेवलपमेंट बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज को मार्केट में पुश करने का भी रहता है। और आज हम इनसे पता करेंगे हमारे भारतीय कॉमिक्स उद्योग के बारे में। और आइए समय न गंवाते हुए इनसे बात करते हैं। नमस्कार उस्मानी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म में मुझे। और हम लोग बात करते हैं क्योंकि मैं कॉमिक्स पिछले आई थिंक 1990 से पढ़ रहा हूँ और मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। मेरी उम्र 30 साल से ऊपर है, बट मैं फिर भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ बिकॉज द आइडिया यू कैन गेट फ्रॉम द कॉमिक्स, मतलब जो आइडिया मिलता है ना, मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्रिएटिव आइडियाज बहुत ज्यादा मिलता है। जी सर, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, मैंने आपकी प्रीवियस वीडियोस देखी। फिर आप जमशेदपुर, कलकत्ता, आप वो सारी जगहें टच कर चुके हैं जहां से मेरा कुछ न कुछ नाता और वास्ता रहा है। तो सर, मैं शोध कर रहा हूँ भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री पर, और मेरा जो शोध का जो मुद्दा है यही है कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले सर, हम लोग आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं आपको जो भी अपने बारे में बताऊंगा, मैं आपको कॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा ताकि आपको शोध में हेल्प मिलते। बहुत बढ़िया। मेरा बहुत सारा शेड है, मेरा बहुत सारा ये, मैं अगर बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू लंबा खींच जाएगा। जी। तो मैं बात करता हूँ 1900, मेरी जो पैदाइश हुई है 1985 के लगभग में हुई है। और 5 साल या 6 साल का था तो कॉमिक्स पढ़ना चालू कर, जब हिंदी पढ़ना आया तो मैं कॉमिक्स पढ़ना चालू कर दिया था। मतलब कि 90-91 के लगभग में कॉमिक्स पढ़ना चालू कर दिया था, या मे भी उससे पहले भी चालू कर दिया होगा। जैसे कि 3-4 हम लोग के टाइम में, तो अभी तो थोड़ा बच्चों को लेट से एडमिशन दिलाते हैं, हम लोग के टाइम में 3-4 साल पहले से मतलब प्रैक्टिस चालू हो जाता था। 5-6 साल का रहूंगा तो स्टार्ट हो गया था कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का। नाउ मेरा जो पहला इंटरेक्शन था सरप्राइजिंगली राज कॉमिक्स नहीं था, जो मैक्सिमम लोगों का डायमंड या राज कॉमिक्स है। मेरा जो पहला इंटरेक्शन था वो एक और कॉमिक्स की बुक आती थी, पवन कॉमिक्स करके आती थी, और उसमें सूर्यपुत्र का किरदार था। सूर्यपुत्र का जो किरदार था वो बेसिकली सूरज की रोशनी के ऊपर राइट था, और वो पूरा कवर ब्लू कलर का कलर पहनता था, सीने में आग जलता हुआ पूरा उसका था। और उसमें एक और कैरेक्टर था जो कि बाद में उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया, जो बाद में मेरे को 20 साल बाद जाकर रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या काम किया है। तो उन्होंने उसमें एक और साइड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, विक्रांत, एंड देन विक्रांत का अलग कॉमिक्स निकालने लगे, अब सूर्यपुत्र का अलग, और एक पूरा यूनिवर्स बना दिया था सूर्यपुत्र विक्रांत का। आई थिंक 15 या 20 कॉमिक्स ही उनकी आई होगी पूरी की पूरी, राइट। तो वहां से मेरा पहला इंट्रोडक्शन था कॉमिक्स से। एंड कोई प्रोडक्शन का मैं नाम भी लूंगा तो शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो सुने भी नहीं हो, जैसे कि परंपरा कॉमिक्स, राइट, मैंने पढ़ी है सर। परंपरा कॉमिक्स में जो अभी डिमाइस हुआ हमारे धीरज वर्मा जी का, उनका भी कैरियर वहीं से स्टार्ट हुआ था जी। और उनको भी मैं परंपरा कॉमिक्स से पहले जानता था। और परंपरा कॉमिक्स की जो हॉरर कॉमिक्स होती थी वो आज तक, अभी तक जितने इंडिया में निकली, वो सबसे बेहतरीन मेरे को लगती थी। मैं भी उस टाइम लगती थी, आज उतनी ज्यादा बेहतरीन ना लगे क्योंकि टाइम के दौर पे मेरा अभी कंटेंट कंजम्पशन भी चेंज हो चुका है, बट उस टाइम में सबसे बेहतरीन मुझे वही लगती थी, परंपरा कॉमिक्स। और उसके बाद में राज कॉमिक्स ने टेक ओवर किया था किंग कॉमिक्स को, तो किंग कॉमिक्स में भी बहुत सारी चीजें आती थी। एनीवेज, तो बचपन में क्या होता था कि हम लोग हर साल जाते थे अपने गांव। मेरा पैदाइश जो हुआ है वो पैदाइश हुआ मुजफ्फरपुर में, बट मेरी जो परवरिश पहले 14-15 साल वाली जो परवरिश हुई है वो हुई है आपकी जमशेदपुर के अंदर में। तो जमशेदपुर के अंदर में, जमशेदपुर का जो रेलवे स्टेशन का नाम है टाटा नगर। तो हम लोग जब भी घर, साल में 2 दफा घर जाते थे, नानी के घर जाते थे, दादी के घर जाते थे, तो उस टाइम में था कि रेलवे स्टेशन से कॉमिक्स हमें खरीदना है। और ये जो एक सेल्स का साइकिल था ना कि कॉमिक्स आई और हर रेलवे स्टेशन में मौजूद है, बिकने के लिए मौजूद है, ये कहीं ना कहीं आज के दौर में टूट चुका है पूरी तरीके से। हर मतलब कि अब अवेलेबल ही नहीं रहती है, मैक्सिमम तो रहती ही नहीं है, राइट। तो ये एक सेल्स चेंज था, वो कहीं ना कहीं टूट चुका आज के टाइम में, जो आज मैंने महसूस किया। आज भी मैं जाता हूँ रेलवे स्टेशन तो बुक स्टोर में जाता हूँ, देखता हूँ कि कॉमिक्स है कि नहीं, लेटेस्ट आई है कि नहीं, या कुछ कॉमिक्स है कि नहीं, खरीदूं, राइट। तो वो बचपन का एक आदत लगा हुआ, राइट। उसके बाद क्या होता था कि मेरा जो स्कूल था ना, मेरा जो जमशेदपुर में स्कूल था, मेरे घर से काफी ज्यादा दूर था, और वहां से हमें बस पकड़ के जाने में जो टाइम लगता था, मतलब जो पैसे, अच्छा खासा 45 मिनट 1 घंटा लगता था हमें, ठीक है। तो वहां से जो पैसा लगता था बस का, जो किराया था वो 3 रुपया किराया था, यानी कि आने का 3 रुपया, जाने का 3 रुपया, 6 रुपया।
तो मैं और मेरा एक और दोस्त था नदीम, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, जहां से हम लोग को 2 रुपए लगेगा। रेलवे कॉलोनी थी हमारे पीछे में, तो रेलवे कॉलोनी को क्रॉस करके, ट्रैक वगैरह क्रॉस करके एक जगह है बर्मा माइंस, वहां से हम लोग वहां से बस पकड़ते थे, ताकि हम लोग को कम पैसा लगे, समझे। तो रोज का हम लोग 2 रुपए बचाते, 2 रुपए वो बचाता था, 2 रुपए हम बचाते थे। तो जब 5 दिन हो जाता, 10 रुपए मेरे पास बचा, 10 रुपए उसके पास बचा, हो गया 20 रुपए, राइट। नाउ उसके बाद क्या करते थे, जमशेदपुर में ही जो उसका मेन मार्केट है, साकची मार्केट नाम है उसका, जो मेन मार्केट है, वहां पे हाफ दाम में बुक मिलती थी काफी ज्यादा, साक्षी में। अब वो शिफ्ट हो गई थोड़ी सी कोर्ट की तरफ में, लेकिन वहां पे पहले जैसे साक्षी मार्केट में जैसे बस पकड़ते वहीं बगल में लगा हुआ था 15-20 बुक वाले को, और हाफ दाम में बुक देते थे, राइट, क्योंकि वही खरीदा हुआ कबाड़ी से खरीद के देते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि उनसे जो 10, हमारे पास 20 रुपया हुआ है, तो 20 रुपए का मतलब कि एक कॉमिक्स आएगा 3-4 रुपए में आएगा, 8 रुपए का कॉमिक्स होता है, 10 रुपए का होता था, हाफ दाम 4-5 रुपए होता था, तो 20 रुपए मतलब कि 5 कॉमिक्स आ जाएगा। क्या बात है, 4 कॉमिक्स आ जाएगा, राइट। और वो हमारा वीकेंड दौर से वीकेंड निकलता था उस कॉमिक्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बोला कि यार अभी बहुत महंगा बिक रहा कॉमिक्स, तो 10-20 रुपए में बोले बहुत महंगा बिक रहा कॉमिक्स, राइट। ऐसा पता करते हैं इन लोग कहाँ से लेके आता है। स्टूडेंट का क्यूरियस माइंड, दिमाग पता करना चालू किया, तो पता चला कि वहां से 2 किलोमीटर और दूर अंदर जाइएगा तो एक जगह है जहाँ पे कबाड़ी सब अपना सामान लेके आता है, समझे। अच्छा। और वो लोग किलो के हिसाब से बेचता है। अब हम लोग चले गए कि अब इसके पास नहीं जाएंगे, अब 2 किलोमीटर और चल के जाएंगे, वहां से खरीदेंगे किलो के हिसाब से, समझे। तो हम लोग किलो के हिसाब से खरीदने लगे कॉमिक्स। तो वो जो 4 कॉमिक्स था वो 8-10 कॉमिक्स हो जाता था। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। और हाँ, ये हमारा दौर चला कॉमिक्स का। और मेरे पास आई थिंक कॉमिक्स का 1000 या 1500 का कलेक्शन होगा जब मैं जमशेदपुर में था। क्या बात है सर, बहुत बड़ा आपका कलेक्शन था सर। और इसके बाद में जब मैं जमशेदपुर छोड़ने आया तो अब मुझे वो कलेक्शन भी छोड़ना पड़ा, तो अपने दोस्तों वगैरह को दे दिया कि जाके आप दैट करो। और अगर और भी बात करें घर में, देखो ये मैं बात कर रहा हूँ कैसे रिलेशनशिप था कॉमिक्स और इन बुक से। तो मेरे हर महीने पे एक बुक थी जो हमारे घर में बंधी हुई थी कि बच्चा को पढ़ने के लिए आएगी, डैडी ने बांध दिया था, 20 रुपए की आती थी बुक, उसका नाम था नन्हे सम्राट। नन्हे सम्राट बुक आती थी, नंदन आता था, नन्हे सम्राट, तो हमारा नन्हे सम्राट आता था। तो नन्हे सम्राट में बहुत स्टोरी होती थी, हातिम ताई की स्टोरी होती थी, हर वीक में चलती थी, हर महीने में वो स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। जूनियर जेम्स बॉन्ड था, उसकी स्टोरी चलती थी, राइट, तो वो चलती थी। और मेरी एक मुंह बोली बहन थी, वो मेरे घर से दूर रहती थी। मेरे घर से, जैसे कि मैं खड़ंगा झाड़ में रहता हूँ, वहां से 15-20 किलोमीटर दूर के में पड़ता है आपका आजाद बस्ती पड़ता है, आजाद नगर, राइट, आजाद नगर में रहती थी। तो जैसे कि हर 2-3 महीना में एक बार उससे मिलने, उन लोग से मिलने, फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड्स से तो मिलने जाते थे। तो उसके पास कलेक्शन होता था लोट पोट का, क्या लंबू मोटू ऑल दोस थिंग, राइट। तो उसका कलेक्शन होता था, तो उसका कलेक्शन ऊपर छज्जे में रखे रहता था। जब आता था मैं छुपा के ऊपर छज्जे में रख देते थे, लेके भाग जाए, राइट। तो वहां पे जाके भी कॉमिक्स पढ़ा। तो बचपन में बहुत ज्यादा एक लगाव रहा है कॉमिक्स के साथ में, राइट। और बहुत ही ज्यादा चीजें की हैं। अब तो धीरे धीरे चीजें, मतलब कि जो बचपन में पढ़ा था भूलने भी लगे हैं, उतना याद भी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक वो टाइम होता है ना, जब आपके दिमाग में आप जब खुश होते हैं तो मेमोरी आपको हमेशा याद रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमिक्स की अभी भी याद है कि अच्छा ऐसा मूवमेंट हुआ था, ऐसा चीज हुआ था, क्योंकि इट मेड मी फील स्केयर्ड, इट मेड मी फील हैप्पी, इट मेड मी फील दैट वाज स्पेशल और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दैट इज माय जर्नी टुवर्ड कॉमिक्स, राइट, बचपन का। अब मैं हो गया बड़ा हो गया, मैं जाने लगा ITR जाने लगा। मेरा उड़ीसा में मेरा एडमिशन हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, वहां पे जाने लगा। वहां पे भी मेरा कॉमिक्स का कलेक्शन रहता था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, और लोग आके पढ़ते थे वहां पर कॉमिक्स। तो आई बाई कॉमिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो 2007-8 के लगभग की बात है, उस टाइम में बहुत सारे आते थे। लेकिन बीच में 3-4 साल मेरा छूट गया कॉमिक्स से दौर, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, हम लोग अगर पढ़ रहे थे तो राज कॉमिक्स पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं बीच में 2005 से 2010 के बीच में, या 12 के बीच में, या 2007 से 2012 के बीच में कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हुई थी। अंटिल अनलेस उनका नागायन सीरीज जब स्टार्ट हुआ और सर्वनायक सीरीज जब से स्टार्ट हुआ, राइट, उससे पहले थोड़ी सी डिग्रेड हो रही थी, क्वालिटी हो रही थी। तो बीच में कहीं ना कहीं वो उनका भी सेटबैक था, क्योंकि कॉमिक्स इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। तो उनका भी इशू नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे थे, बट ऐसा सिचुएशन पैदा हो, राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं छूट गई थी। फिर से मैंने 2014-15 से फिर से मैंने पेसअप पकड़ा। उस बीच में मैं चला गया था DC मार्वल में चला गया था, तो उसके भी बहुत सारे कॉमिक्स वगैरह पढ़े। सो वही है, और यही सारी चीजें।
तो सर, आपकी इस चर्चा से हमें इतना तो समझ में आ गया कि अपस्किल का बीज आपके बचपन में ही कहीं ना कहीं डाल दिया गया। आपने बचपन में जो पैसे जोड़ के जो कॉमिक्स खरीदने का जो आइडिया आपको आया, यही आगे चल के आपको जो है अपस्किल बनाने में काफी मदद की। आप अपस्किल के बारे में थोड़ा बताइए सर, ये अपस्किल क्या है, कैसे आप मदद कर रहे हैं समाज का? इसको सिंपल सा तरीके से हम लोग समझते हैं, राइट, एकदम सिंपल सा तरीके से समझते हैं इसको हम लोग, ज्यादा अब सिद्धार्थ हार्ड नहीं लेते। देखो एक सिंपल सी बात है कि एक इंसान का जो अल्टीमेट गोल होता है ना, जीवन का जो अल्टीमेट गोल होता है, जो मेरे फादर ने सिखाया, मैं उस हिसाब से बात करता हूँ जी, राइट। मेरे फादर ने बोला कि एक इंसान का जो लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है वो दूसरों की हेल्प करना होता है, दूसरों को ऊपर उठाना होता है, क्या बात, नीचे, क्या राइट। अल्टीमेट गोल यही होता है लाइफ का, राइट। तो एक टीचर जो होता है ना, वो उससे बड़ा मतलब कि अपलिफ्ट करने वाला कोई भी इंसान नहीं होता। एक टीचर कभी भी ड्रैग नहीं करता, हमेशा ऊपर करता है, राइट। इसीलिए गुरु का जो इज्जत है, भगवान और गुरु खड़ा है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भाई पहले भगवान का साथ दिए। और अगर हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करें तो बाप के बाद, माँ बाप के बाद गुरु का ही उस्ताद का ही आता है, राइट। तो वो एक्चुअली में फादर टाइप का ही एक महत्व दिया गया है, इस्लाम में भी देकर रखा गया है जी। तो टीचर का बहुत महत्व होता है क्योंकि वो अपलिफ्ट कराता है, और एक टीचर जो होता है वो रियल नेशन बिल्डर होता है। तो अपस्किल स्टार्ट करने का रीजन ये था कि आइदर हम लोग अपने, मेरा जॉब बहुत अच्छा था, मतलब आप समझो कि मेरी जो सैलरी थी 6 डिजिट के अंदर में आती थी पर मंथ के अंदर, ठीक है। बट उसके बाद में भी जब मुझे मुझे ये चीज महसूस हुआ कि यार ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, पैसा उतनी जरूरत है जितना जरूरत में आदमी का घर चल जाए या उसके इमरजेंसी के लिए पैसा रहे, राइट। कितना लग्जरियस लाइफ जिएंगे, लग्जरियस का कोई अंत नहीं है, अपने हिसाब से हम करते रहेंगे, और इसमें ये स्ट्रगल में भी अपना मजा है, वो मुझे पता है, अच्छे से पता है। नाउ हमने जब अपस्किल स्टार्ट किया तो हमने मेरा जो पार्टनर अभिषेक कुमार गुप्ता, हम लोग एक लाइन में बहुत ज्यादा हम लोग विश्वास करते हैं, बात है आइदर वी कैन सिट इन आवर कंफर्टेबल चेयर इन अ एसी रूम एंड से कि भाई इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, हम फॉरेन के लिए निकल जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, यहाँ इंडिया में कुछ नहीं रखा है, या हम उठे और उस इंडिया को बेहतर बनाने के लिए काम करें। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात, आपकी सोच को सलाम सर। तो हमने डिसाइड किया कि नो, वी आर गोइंग टू चूज द सेकंड पाथ, बिकॉज मेरे पास भी जॉब का ऑफर यूएस से भी था, जर्मनी से था, यूके से था, दुबई से था, मैं जा सकता था। इनफैक्ट मेरे ब्रदर लोग वहां पे गए हैं, उनका अपना चॉइस है, तो उनको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उनको भी कंडीशन फैमिली कैसी थी कि उनको जाना पड़ा, राइट। तो उनका भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, उन्हीं की वजह से हम लोग भी बने, हम लोग भी पढ़े हैं, राइट। तो वो भी बहुत प्यार करते हैं अपने कंट्री से, लेकिन somehow they are not able to come back because of the family and बच्चे and all those things, right, education and all those things. But anyhow, he loves his country immensely, and that's what I do. I love my country and I want to do something what my dad taught. He uplift the people, and upskill is one of the reason कि हम इससे लोगों को uplift कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उसको एज अ एनिमी नहीं देखने का, उसको देखने का एज अ कॉमन सेंस देखने का। हमारी बगल की कंट्री है चाइना, हम भी है इंडिया, राइट। चाइना का पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन 19-20 है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चाइना का वर्कफोर्स जो स्किलफुल है और इंडिया का वर्कफोर्स जो स्किलफुल है, उसमें 10 और 20 का फर्क है, राइट जी। वहाँ के जो लोग ज्यादा स्किलफुल हैं क्योंकि वहाँ के लोगों ने टाइम रहते स्किल बिल्डिंग में बहुत काम किया। हम लोग अभी भी हम लोग जो एजुकेशन हम लोग का है वो हम लोग का अटका हुआ कहीं ना कहीं एकेडमिक में अटका हुआ कि रट्टा मार के एग्जाम दो निकलो। I am also not against the education system, but I am proposing a solution which is more beneficial, that is skill based education। करो और सीखो और जाके जॉब करो। बिल्कुल, क्योंकि अगेन आप इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में भी आपको 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो why not take 6 महीने का ट्रेनिंग। बिल्कुल। बट इंजीनियरिंग इसलिए नहीं बुरा है क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे एक टीम के साथ काम करना, लोगों के साथ बिहेवियर करना, ये बहुत जरूरी, सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी थे लाइफ में। ये एक स्किल बेस्ड वाला जो ये है, ये क्योंकि शॉर्ट टर्म का होता है उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा जितना उन लोग दे पाते हैं, राइट। तो ये भी एक बात है। तो बेसिकली हम लोगों ने इंडिया को एम्पावर करने के लिए हम लोगों ने बोला कि इससे अच्छा तरीका नहीं होगा ऐसा जॉब जिससे तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे मन का है, पढ़ाना मेरे मन का चीज है, राइट। और इसके बाद मैं जिस इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग में हूँ वही सिखाना, राइट। और तीसरी चीज कि इससे हमारी कंट्री को इम्पैक्ट पड़े, इससे बेहतर चीज क्या हो सकता है लाइफ, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय वर्किंग। मतलब मुझे नहीं पता, मैं 7 दिन काम करता हूँ।
सर मैंने आपकी पिछली वीडियोस में देखा कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं और लोगों को जो है प्रोत्साहित करते हैं कि आके आपसे सीखें और आपको अच्छा कंपटीशन दे मार्केट। तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उज्जवल भारत की ओर हमको ले जाएगा। और ये सर अपने आप में एक बहुत बड़ा जज्बा है सर। आपने जो बात कही अभी, ये अपस्किल को लेकर ये बहुत बड़ा एक जज्बा है। मैं एक चीज बोलता हूँ सिद्धार्थ की, सीधी सी बात है कि मेरी एक कैपेसिटी है लोगों को पढ़ाने की। मेरी कैपेसिटी है कि मैं साल में 300,000 लोगों को पढ़ा दूंगा या 2,000 लोगों को पढ़ा दूंगा या 10,000 को पढ़ा दूंगा, राइट, मेरी कैपेसिटी है। लेकिन इंडिया में लाखों लोग हैं जिनको सीखना है, मैं तो कैपेसिटी रीच नहीं कर पाऊंगा ना। तो मेरा जो मिशन है कि इंडिया को एम्पावर करना, वो तो मान लेते हैं कि अगर मैं 0.1% को पढ़ा रहा हूँ तो वो तो हर साल 0.1% पूरा हो रहा है। अगर मेरा कंपटीशन आता है, मेरे को कम्पीट करता है, मेरी क्वालिटी के साथ में पढ़ाता है या मेरे से बेहतर भी पढ़ाता है, तो वो 0.1%, 0.2% हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपका अप्रोच है सर। इसी संदर्भ में हम आपसे पता करना चाहेंगे, क्या भारतीय कॉमिक्स एक गंभीर व्यवसाय है? क्या ये एक सीरियस बिजनेस है? यस, आई वुड से यस। कॉमिक्स एक बहुत सीरियस बिजनेस है और ये बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नाउ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कर सकता है, मैं इसलिए वर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं अभी के टाइम में जो कॉमिक्स की इंडस्ट्री है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के लगभग दौर में चल रही है, या तो मतलब बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है चीजों करने का। क्योंकि वन ऑफ द रीजन पीपल डू नॉट वांट, पीपल को 20 साल पहले भी 40 रुपए जो कॉमिक्स का दाम था 128 पेज का, उनको आज भी 2020 में वही। ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। आप आज पेन खरीदने जाते हो, वही एक पेन 15 रुपए का हो गया तो कॉमिक्स का दाम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज है क्योंकि उनको भी अपने बिल भरने, अपने चीजें भरने, तो यहाँ से इस दौर से निकलना बड़ा मुश्किल है कॉमिक्स इंडस्ट्री को। दूसरा चीज कि एक सीरियस बिजनेस आप किसको मानते हो? ऐसे चीजों को मानते हो जिसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाउ आप रेवेन्यू दो जगह जनरेट कर सकते हो, या तो आपका बिजनेस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की तरफ हो या तो एंटरटेनमेंट की तरफ, एंटरटेन करे लोगों को उस तरह से, या इन्फॉर्म करे या कोई चीज बना के उसको लोगों को हेल्प करे, उस चीज में प्रोडक्ट की बात करें उस चीज में कर सकता है, राइट? और एंटरटेन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग जोन। बिल्कुल सर, राइट। अभी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी मूवीज वगैरह बनती है, राइट? मैं अभी वहां पे नहीं जाऊंगा कि ये चीज करने का ज्यादा, राइट? मूवीज वगैरह बनती हैं या कोई गाना बनता है, राइट? उसमें भी देखिए लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अच्छा खासा करते हैं जी। बट ये सीरियस बिजनेस को एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो मुझे लगता है, राइट? वो स्ट्रैटेजी होगी कि तो आप सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम में आप स्ट्रिक्ट ये नहीं हो सकते। अब इंडियन कॉमिक्स में क्या है कि वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम में वो पूरा का पूरा बंद किया कि नहीं, कॉमिक्स बेच के ही पैसा कमाना। बहुत सारी चीज और हो सकता है, बहुत सारी चीज और हो सकता है। कॉमिक्स के बीच में एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, अगर आपका सर्कुलेशन है, एक आध पेज आप दे सकते हो, ठीक है। नहीं करता है, लोगों को खराब लगता है, आई डोंट नो कि क्यों नहीं करता है, राइट? नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, मैगजीन में किया जाता है, अब नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो अभी कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि अभी संजय गुप्ता जो है राज कॉमिक्स के, अभी जो टूट के बना राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता, राइट? तो उसमें वो कर रहे हैं कि वो मर्चेंटाइजिंग वगैरह करने का कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम अपार्ट फ्रॉम कॉमिक्स, स्टिकर से आए, पोस्टर से आए, देन उनका एक पूरा प्लेइंग कार्ड है उससे आए, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग जगह, उनको ये बात समझ में आ रहा है, नोवेल्टीज जिसको बोला जाता है उससे करने का, राइट? तो रेवेन्यू एक तो इसमें एक थॉट लीडर की जरूरत है एज अ बिजनेस। ये जो लोग कर रहे हैं ना, जो भी कॉमिक्स अभी कर रहे हैं, ये बहुत पैशनेट लोग हैं, दे आर नॉट एक्चुअली रियल बिजनेसमैन, एग्जैक्टली, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कॉमिक्स एंड देयर उनका पैशन का आप मैच नहीं कर सकते, राइट? दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कॉमिक बुक, राइट? नाउ एट द सेम टाइम उनको इस पैशन को ना बिजनेस को जोड़ के कहीं ना कहीं उसको ये बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिटेबल चीजों में लेके जाना पड़ेगा। अब बिजनेस स्ट्रेटजीज में हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये तो इंडस्ट्री ऑलरेडी, ड्यूक इंडस्ट्री डाइंग है, उसमें हम काहे के लिए हाथ लगाएं, पैसा हम नहीं कमा सकते। यहाँ पे भी हमको पैशनेट लोगों को जरूरत होना चाहिए, राइट? अब देखो ना, अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री के अलावा, मैं बात करूँ मार्वल की बात करूँ, राइट? मार्वल भी मल्टीपल स्ट्रीम से, वो दिवालिया हुआ, डिज्नी ने खरीद के उसको समझिए कि सोना क्या, हीरा जवाहरात डायमंड सब बना दिए, बिल्कुल, बस कैरेक्टर पे 1970 में जो स्टोरी लिखा हुआ वो जाके मूवी बन गई, बिल्कुल हो जा रही, बिल्कुल, राइट? तो हमारे पास में भी कैरेक्टर्स हैं, राइट? बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत ओरिजिनल कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल यू नो दैट धीरज वर्मा, लेट धीरज वर्मा की बात करें तो उनका भेड़िया बहुत अच्छा कैरेक्टर, बिल्कुल, राइट? इट्स अ वेरी 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 एक्सीलेंट कैरेक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ मूवी। बट एक तो ये है कि हमारे पास है, दूसरा चीज है कि हमारे पास में
कम्युनिकेशन करने वाले लोग नहीं है जो एक्चुअली उसको बेच सके। ओके, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बिजनेस वाले लोग मल्टीपल फ्रंट में, राइट। मूवीज वगैरह बनने का एक होता है, एक बार हंगामा होता है कि डोगा की मूवी बनेगी, फिर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, फिर मूवी नहीं बनती है ना, ऑल दोस थिंग होता है, राइट, इंडस्ट्री में होता है। बट अगर वो अनाउंसमेंट 4 साल पहले हुआ तो 4 साल में अगर नहीं बना, 4 साल तो बर्बाद हो गया ना कॉमिक इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कम्युनिकेशन बहुत लीगल होना चाहिए था, बहुत लीगल पेपर ऊपर में होना चाहिए था। कहीं ना कहीं लीगल पेपर का कुछ ना कुछ कमी होगा, कुछ ना कुछ क्लॉजेस होगा जिसकी वजह से चीजें ऊपर नीचे, आई डोंट नो क्या हुआ, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इज इट कॉमिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। इंडियन कॉमिक्स को छोड़िए, आप वर्ल्ड लेवल में कॉमिक्स देखिए, कॉमिक्स इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। जी सर, जी सर, राइट, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। और इंडियन की बात करें तो हमारे पास में है कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि हमारे पास में कैरेक्टर नहीं है, हमारे पास में लल्लू पंजू कैरेक्टर है, हमारे पास में टक्कर के कैरेक्टर्स है, और उसके स्टोरी लिखने वाले लोग भी हैं। इस टाइप की मूवी में पैसा स्पेंड करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर में स्पेंड, उनके पास स्टोरी पड़ी हुई है, गोल्ड माइन है स्टोरीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनके पास और ऐसी भी स्टोरीज है ना कि अभी बॉलीवुड के पास औकात नहीं है उसको बनाने की। जी, जो काम अनुपम सिन्हा ने किताब और अपने पेन और पेंसिल से कर दिया बहुत बड़ी काम किया है सर, बहुत बड़ा। वो औकात नहीं है बॉलीवुड बना दे, मतलब खजाना जैसे उनका सीरीज है, नहीं है किसी का औकात बनाने का। बोलेंगे कि भाई ये तो 400 करोड़ की फिल्म बन जाएगी। बिल्कुल, और सिर्फ एक नहीं, ये सीरीज में मूवीज बनेगी फिर उसकी, खजाना जैसे सीरीज में है, वो एक में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सर आपने मेरा दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया, जिसमें मैं पूछना चाहता था कि हमें इसके बारे में क्यों बातचीत करनी चाहिए, तो आप बातों ही बातों में आप ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिए। सर हमको ये पता करना है कि आप ऑलरेडी मार्केटिंग गुरु हैं सर, आपको ज्यादा पता है मार्केटिंग के बारे में। वर्तमान समय में सर भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए हम इसकी चुनौतियां क्या है, क्या चैलेंजेस हैं इनको, और हम डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से या तो किस मार्केटिंग के कौन से पहलू से जो है हम इनको जो है प्रमोट कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ ड्राफ्ट तो किया था, राइट, तो मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। देखिए हमारे पास में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो कॉमिक्स पढ़ने वाली जनता है कितने टाइप की है। तो पहली जनता है जो अभी भी कॉमिक्स पढ़ रही है, वो बहुत पैशनेट जनता है, बहुत ही ज्यादा लगाव वाली जनता है, इसलिए अभी भी पढ़ रही है। बाल बच्चे भी हो गए, अभी भी पढ़ रही है, राइट। इवन वी मेक जोक अबाउट सरनायक कि हम लोग जब बच्चे थे तो स्टार्ट हुआ था वो, और अभी हमारे बच्चे हो गए तो खत्म हो ही नहीं रहा, उसके भी बच्चे हो जाएंगे तो शायद तब खत्म होगा, राइट। भैया को हम लोग बोलते हैं, नितिन भैया फिर बोलते हैं कि यार अच्छा आइडिया दे दिया मेरे को, बोले भाग क्यों बोल दिया मैंने इसको इनके सामने में, राइट। तो हमारा मजाक चलते रहता है। तो नितिन मिश्रा इज वन ऑफ द वेरी एक्सीलेंट राइटर इन इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री। द वे ही राइट्स कॉमिक्स इज वेरी 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 गुड, एंड सबके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है यूनिवर्स बनाने की जो नितिन मिश्रा के अंदर में है। ही इज बिट अंडररेटेड, बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन यार सब पसंद नहीं भी कर, मतलब सब पसंद करना जरूरी भी नहीं, जरूरी। तो अब मैं आता हूँ कि हमारे पास 3 ऑडियंस है। एक ऑडियंस जो ऑलरेडी कॉमिक्स पढ़े, पैशनेट है। दूसरी ऑडियंस जो कॉमिक्स पढ़ते थे और उन्होंने छोड़ दिया, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। उसका एक रीजन हो सकता है कि आपका सेल्स साइकिल पूरा का पूरा ब्रोकन हो चुका है, कहीं जो उनका अवेलेबिलिटी होता था नियरेस्ट दुकान में, वहां पर कॉमिक्स आ नहीं रही है जी। ये अवेलेबिलिटी जो होता था रेलवे स्टेशन में, वहां कॉमिक्स आ नहीं रही है। तीसरा, आप जो हर महीना कॉमिक्स हर महीने एक सेट निकलता था कॉमिक्स का, अब साल में एक सेट निकल रहा है या 2 सेट निकल रहा है या 3 सेट निकल रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लम, बिकॉज कंटेंट को तो कंज्यूम लोगों को लगातार करना है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम बैठ के डेटा के बेसिस में एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा कौन से लोग। और तीसरा जो है, उनकी क्या एज ग्रुप होगी, वो बुक पढ़ना पसंद करते होंगे, कौन भाषा का, मतलब वो बहुत सारा चीजें निकालना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तीसरा जो इनका ऑडियंस है, ये नए यूथ है, जो नए जनता है। नाउ नए यूथ के साथ में एक प्रॉब्लम है जो कॉमिक्स इंडस्ट्री नहीं समझती है, उसको पकड़ा है आपके इंडसवर्स ने पकड़ा है। इंडसवर्स जो आपके आलोक शर्मा और इनका, आलोक शर्मा जी और इनका है क्या नाम है, अरुणाब कुमार जो टीवीएफ के फाउंडर है, उनका है, राइट। नाउ अभी जो नई जनता है वो हिंदी फॉन्ट नहीं पढ़ सकती, उसको दिक्कत होता है हिंदी फॉन्ट पढ़ने में। हम आप जैसे हिंदी फॉन्ट बहुत फर्राटे से पढ़ लेते हैं ना। आई नो मेनी पीपल कि जो हिंदी फॉन्ट नहीं पढ़ते, लेकिन उसी को इंग्लिश में लिख दीजिएगा ना तो वो पढ़ लेंगे। नाउ ये एक ऐसा खतरनाक जगह है ना कि अगर वो इंग्लिश में किया तो जो पुरानी जनता वो गुस्सा आ जाएगी, पूरी तरह नकार देती है सर, नकार देगी, राइट। और नई जनता जो है वो उसको उसको एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो
तो अभी इनकी मजबूरी भी है कि हिंदी, मतलब हिंदी फॉन्ट में रखना, और अगेन हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं तो हिंदी फॉन्ट में रखना इज मेक सेंस, राइट। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मल्टीपल लैंग्वेज में और भी निकलना चाहिए कॉमिक्स, जैसे कि इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में, बंगाली में, उड़िया में, जो भी आपको, जैसे बंगाली इज अ वेरी रिच कल्चर, राइट। बंगाली बहुत पढ़ते हैं, राइट। So there is an audience who can read in Bengali. They cannot read Hindi. You are from Bengal, right? They cannot read in Hindi, right? Either it would be English, either it would be Bengali. Bengali is most preferable for them, right? So एक बहुत बड़ा जनता जिसको आप मिस कर रहे हैं because of Bengal, right? Bengali. अगर बात कर तमिल इज वेरी, मतलब कि तमिल तो बंगाल बहुत रिच है कल्चर में, तमिल उससे भी ज्यादा रिच है कल्चर में। लोग उसके बारे में, हम लोग नॉर्थ इंडियन बात नहीं करते, लेकिन जब आप तमिलनाडु में जाओगे और देखोगे उनका कितना रिच कल्चर है, कितना उन्होंने चीजें एक्सप्लोर करके रखी हैं, बहुत एनरिच्ड है सर, बिल्कुल। केरला की बात कर लें, राइट। तो दे आर वेरी मच, मतलब कि रीड करने बहुत अच्छा है, बट वही है वर्नाकुलर लैंग्वेज, राइट। तो मे बी यू नो दैट मे बी यू शुड अप्लाई, मतलब यू शुड स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट की 1-2 कॉमिक्स आप निकालो लैंग्वेज में, कम में निकालो। अगर बिक जाता तो फिर और तो निकल जाएगा आपका, 1 हफ्ता के अंदर तो प्रिंट होकर आ ही जाएगा, आपके पास स्टोरी और ये सारी चीजें की हुई है, राइट। कि जनता को जानना वर्नाकुलर लैंग्वेज के बीच का जो फर्क जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा बात कि रिटेंशन ऑडियंस बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके पास में जो पहले से ऑडियंस है उसको, उसका ईमेल कैप्चर करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी उनके पास में, आपके पास में कोई यू नो दैट कॉमिक्स का सेट निकले तो आप उनको ईमेल भेजे तो उनके इनबॉक्स में डायरेक्ट भेजें। न्यूज़लेटर्स जैसे आते हैं, हम न्यूज़लेटर्स जैसे होता है वो करना, राइट। वो बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके ऊपर में आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा उनको फिर से रिटेन करने के लिए। उनको पता, उसमें से लेट से मान लेते हैं कि आपने फेसबुक कम्युनिटी बनाई जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट। फेसबुक कम्युनिटी में 10,000 लोग हैं और 10,000 में से लेट से मान लेते हैं 5,000 फैन आप, लेकिन आप अगर पोस्ट करते हो तो वो शायद 1,000 लोगों तक पहुंचता है, 4,000 लोग अभी भी नहीं जानते, वो फेसबुक पे हो सकता नहीं आ रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आपको रिटेंशन ऑडियंस ऑन ईमेल भी रखना पड़ेगा। फेसबुक ग्रुप तो चल रहा है, आपका कम्युनिटी चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी सर, राइट। तीसरा चीज कि आपको प्राइस जस्टिफाई शुरुआत में करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अभी कर रहे हैं कि अगर 1500 का सेट निकाला तो उसके साथ में नॉवेल्टीज एंड ऑल दोस थिंग और एक स्टील का बॉक्स दे रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे लोगों का माइंड हो कि चलो ये चीज है, धीरे धीरे वो माइंड कवर हो कि प्राइसिंग के ऊपर में कवर हो। तो वो एक चीज है कि जो मुझे लगता है कि अलग से अगर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन बनाना ही पड़ेगा, राइट। ये चीज है। चौथी चीज मुझे लगता है कि शोल्डर कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी है इंडियन कॉमिक्स में। अब शोल्डर कंटेंट क्या होता है? जैसे कि मेन कंटेंट हो गया कॉमिक्स हो गया, राइट। अब मान लेते हैं कि मैं बात करूंगा लेट्स से ग्रैंड मास्टर रोबो के अपीयरेंस की, कि कितने कॉमिक्स में ग्रैंड मास्टर रोबो अपीयर हुआ। तो क्या आप कहीं से इंटरनेट में खोज के पता कर सकते हो कि ग्रैंड मास्टर रोबो ने क्या क्या कहाँ अपीयर हुआ, या ग्रैंड मास्टर रोबो का डायलॉग्स? लेकिन यही अगर आप सर्च करो कि स्पाइडरमैन में डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ कहाँ पे हुआ, राइट, आपको पता चल जाएगा इंटरनेट। अच्छा। या थैनोस कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ, यू नो दैट, राइट। उनका अपना ही ब्लॉग में लिखा रहता है थैनोस का डायलॉग कौन कौन सा है, वो कौन कौन से इवेंट हुए मार्वल के अंदर में जिसमें थैनोस इन्वॉल्व था, राइट। वो सब उसके आपके पास में मिल जाएगा, उसकी स्टोरी मिल जाएगी। यही शोल्डर कंटेंट हम लोग मिसिंग। कोई अगर नागराज सर्च करता है तो देयर इज नो विकिपीडिया, मतलब कि वो तो wikipedia.com वाला है, लेकिन स्पेशल विकिपीडिया नहीं बना हुआ, ना कैरेक्टर का ना नागराज, राइट। तो जो नहीं जानता है उनको कैसे पता चलेगा नागराज कौन है, क्या है, हाउ ऑसम इज द कैरेक्टर, वो हु इज द साइड कैरेक्टर। बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल डू नॉट बाय कॉमिक्स फॉर स्पाइडरमैन और सुपरमैन, और सुपरमैन तो डीसी है, स्पाइडरमैन यू नो दैट, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका, दे बाय कॉमिक्स फॉर थैनोस। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। बिकॉज थैनोस इज इवन बीइंग अ विलन, थैनोस इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, राइट। और मे बी अगर हम लोग बाहर के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे डीसी की बात करेंगे तो चीता के लिए बहुत सारे लोग कैरेक्टर के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो बेसिकली हमको हर कैरेक्टर को ही अपना वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। हमारे पास में अच्छे कैरेक्टर हैं, लेकिन उसके अराउंड में शोल्डर कंटेंट नहीं। कुछ यूट्यूबर बनाते हैं, यूट्यूब में बना भी रहे हैं वीडियो, जो कि अच्छा काम है। बिल्कुल, मेरे पास वो आते रहते हैं तो मैं उनको एनकरेज भी करता। कल परसों एक लड़का आया, बोला कि सर हम क्या करें यार आज कॉमिक्स के करने के लिए। तो बोले पायरेसी बंद करो, पायरेसी पहले मत करो और कॉमिक्स खरीद के पढ़ो, सबसे बड़ी बात ये, पीडीएफ वगैरह मत करो। उसने बोला कि सर हम तो इतना कमाते नहीं है, फिर भी हम हेल्प करना चाहते हैं, कैसे करें? हम खरीद तो नहीं सकते हैं, पैसा जोड़ के हम खरीदेंगे, लेकिन हम क्या कैसे हेल्प करें? हम बोले कि पैसा नहीं कमाते हो तो ऐसा करो कि, और वो आया था एक इंस्टाग्राम के
फेक का प्रोफाइल था, फैन प्रोफाइल था, दिव्या भारती का फैन प्रोफाइल था, उससे आया था, अच्छा खासा फॉलोवर था। तो हम बोले कि देन व्हाट यू शुड डू, जो भी उसने अपना कलेक्शन दिखाया, अच्छा खासा कलेक्शन वगैरह रखा हुआ है, तो हम बोले कि देन अब तुम क्या करो कि जो भी कलेक्शन में कॉमिक्स पढ़े ना उसके बारे में बात करना चालू कर दो, रिव्यू स्टेटस पे, राइट, एटलीस्ट इतना चालू कर दो कि 10 लोग जाने, 10 लोग जानेंगे तो बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज। तीसरा चीज कि जो हमारा फैन बेस है ना, एक कम्युनिटी के अंदर तो बात करता है लेकिन बाहर बात नहीं करता है जी। We have to make something very cool according to the storyline that they should start talking about, because आप तभी ब्रांड बनोगे तब जब पब्लिक में लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे, राइट। हम लोगों ने ये काम किया था, हम लोगों ने जब राज कॉमिक्स का बर्थडे था, नागराज जन्मोत्सव जो था तो हम लोग प्लान किया था कि हम लोग टॉप ट्विटर के ट्रेंडिंग में नागराज को, हैप्पी बर्थडे नागराज को हम लोग लेके आएंगे, राइट। मैंने भी ट्वीट किया था सर। हाँ, तो उसमें मेरे प्लान ही था और एग्जीक्यूट में किसले था, तो उसमें प्लान मैं नहीं बताया था, इतने बजे से इतने टाइम इस हैशटैग में होगा, राइट। 2 हैशटैग आ गया था, दोनों हैशटैग हमारा टॉप 20 के अंदर में आ गया जी, राइट, पूरे इंडिया में आ गया था, ट्रेंडिंग में आ गया था। तो थिंग्स लाइक दैट वी कैन डू अगेन, राइट, वी कैन डू थिंग्स लाइक दैट अगेन, राइट। सो दैट इज हाउ, राइट। एक और चीज है जो मुझे लगता है कि जैसे कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट है, जैसे कि अनुपम सिन्हा जी हो गए, संजय गुप्ता जी हो गए, मनोज गुप्ता जी हो गए, राइट, नितिन मिश्रा हो गए, आपके बहुत सारे जो अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं, राइट, उनका कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ब्लू टिक उसके अंदर में लगना चाहिए ताकि ऑथेंटिक उनकी बातें लगे। और राज कॉमिक्स का तो होना चाहिए, क्योंकि यार इतना आर्टिकल उन लोगों के बारे में ना, उन लोग ट्राई नहीं करते इतना आर्टिकल उनके बारे में कि एक बार आर्टिकल दे देंगे ना खुद ही, मतलब कि थोड़ा सा एफर्ट के बाद में उनका वेरीफाई हो जाएगा। there is a lot of articles for that. In fact, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी बात होती है अनुपम सिन्हा सर से, तो उनको मैंने बोला था कि सर आपको कभी भी जिंदगी में ना पॉडकास्ट स्टार्ट करना होगा ना, मैं आपको सेटअप कर दूंगा पूरा, आपको खाली माइक लेके बोलना है और आपको अपलोड बटन में जैसे फेसबुक में फोटो डालते हैं बस उतना करना, आप कुछ नहीं करना, आप मैं ऐसा सेटअप कर दूंगा, और स्पॉटिफाई सब जगह चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं तुमको बताऊंगा। अभी उन्होंने कुछ ऑडिबल पे एक नई कहानी उन्होंने अभी पब्लिश की है कुछ दिनों पहले, पब्लिश की है, राइट। तो ही पब्लिश अ लॉट ऑफ, धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं। अब संजय सर जैसे नहीं आते थे लाइव, तो मैंने जबरदस्ती धक्का मार के बोला कि सर ये लाइव। हाँ सर, तो लाइव आना काफी मतलब पहली दफा जो लाइव आया था उसमें मैंने बहुत धक्का मारा था उनको। सो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है एज अ फैन, मैं अपने तरफ से धीरे धीरे करते रहता हूँ, राइट। मतलब कि मैं पूरी तरीके से तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना है, मुझे भी अपने बिल पे करने है, दूसरा मेरा बिजनेस है, बट मैं जितना कर सकता हूँ मैं अपने हैंड से करता रहता हूँ। सर एक सवाल है जो हमेशा से भारतीय कॉमिक्स फैंस को कचोटता रहता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है 138 करोड़ की, और मुझे मेरे शोध के दौरान पता चला कि भारतीय कॉमिक्स को अगर रफ तरीके से आंके तो कुछ 100 से 150 मिलियन US मिलियन डॉलर के बराबर इसका एक रफ आइडिया है, एक रफ एस्टिमेट है। लेकिन सर अभी तक कुछ मतलब 1900 अगर हम लोग 80 का दशक ले लें, गोल्डन एरा से अभी तक 30-40 साल होने को आए, अभी तक हम लोगों को जो है उस दर्जे का टर्नओवर नहीं मिला। जैसे जब कॉमिक्स बनती हैं जापान में तो उसकी तुरंत एनिम सीरीज आ जाती है, एनिमेटेड मूवीज आ जाती हैं, सीरीज आ जाती हैं। आगे चल के अभी वेब सीरीज का जमाना है तो कुछ वेब सीरीज लॉन्च, मतलब कुछ घोषणाएं हुई थी कि भाई हम लोग बनाने वाले हैं कुछ खास किरदारों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सर बातें जो है फिर वही बस डिस्कशन तक ही हुई, फिर हवाई से चीजें उड़ गई। तो बात क्यों नहीं हो पा रहा है सर ये? देखो बात वही है कि देखो बॉलीवुड में मूवी ऐसे नहीं बनती। बॉलीवुड में पहले इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना पड़ता है, राइट। कॉमिक्स बुक जो बना रहे हैं संजय गुप्ता या कोई भी हमारे जो माननीय हैं जो भी बना रहे हैं, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट। इनफैक्ट वो इतने पैशनेट है कि अगर उनका बिजनेस घाटा में भी है तो अपने जेब से पैसा लगा के वो बना दें। बिल्कुल ठीक है, तो वो उस लेवल के पैशनेट हैं। तो दे आर नॉट एक्चुअली द बिजनेस गाय जिन्होंने जाके स्टडी किया बिजनेस, उन्होंने यहाँ पे जो आके सीखा है और जो इनका एक लिमिटेड ये नॉलेज है ना बिजनेस का, उस हिसाब से वो बिजनेस अपना करते हैं, राइट। दे नीड समबडी कि वो लोग है ना, मतलब कि जो प्रोफेशनल होते हैं अपने एरिया, राइट, वो चीजों करने के लिए कम्युनिकेटर चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए ये कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। मान लेते हैं कि इनका 10 कैरेक्टर इन्होंने खरीदा, राइट, 10 कैरेक्टर की कीमत है 10 करोड़ रुपया है,
कि आप 10 साल के लिए 100 साल के लिए यूज कर सकते हो, या 5 करोड़ रुपया है, इनको 10 लाख रुपया भी नहीं देगा, 15 लाख रुपया भी नहीं देगा जी, क्योंकि इनके पास में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने का वाले लोग नहीं है। तो अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है। कि एक ये भी रीजन है कि इंडस्ट्री शुरुआत से कभी वो, जैसे मैंने बोला कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में बहुत सारे, ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी चलती, कभी कभी लॉस में चलती, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, नंबर ऑफ रीडर्स पे होता है। तो अब ये क्यों नहीं हो, क्योंकि ये वैसे कंसल्टेंट को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि दैट कंसल्टेंट ऑल्सो चार्जेस गुड मनी, राइट, गुड अमाउंट। तो उसके लिए अभी अगर स्ट्रेटजीज अगर ये लोग बिल्ड कर लें कि नहीं, आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रीडर्स फॉर माय कॉमिक्स, वो कैसे बढ़ेगा? रेगुलर कॉमिक्स लाके, राइट, एक कहानी। अब सर्वनायक जैसे आता है, सर्वनायक आया जब, उसकी अब नया वाला जब आएगा ना, तो उसको पुराना पूरा सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, 12 सीरीज पूरी पढ़नी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा फिर से, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, लोग भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल, राइट। तो कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं टूटती है, अब मजबूरी भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं, राइट। तो एनीवेज, तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए एक मार्केटिंग जो सही लहजे से या सेल्स सही लहजे से कर सकता है, ये व्यक्ति चाहिए जो प्रोफेशनली करता है। अब इसका जो वैल्यू है पूरे कॉमिक्स इंडस्ट्री के अंदर में, कंपनीज के अंदर में, जो सेल्स वाले या मार्केटिंग है, बहुत लो वैल्यू है उनका। मतलब कि वो उनको लगता है कि शायद इनकी जरूरत नहीं है, मे बी वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट एटलीस्ट छोटे दौर से चालू इनको करना चाहिए। डिजिटल एज है, डिजिटली बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, राइट। उसके अंदर में आप चीजें कर सकते हैं। सर फैंस एनिमेशन बनाते हैं, हम लोग कई बार देखे हैं, फैंस जो है हमारे बहुत अच्छा एनिमेशन बना के आजकल डाल रहे हैं वो लोग जो यूट्यूब पर हैं। उनको आप हायर कीजिए ना, उनको आपको लगता है कि एक स्टोरी के ऊपर उनको उनके अंदर, आपके अंदर लक्ष्य है, उनके अंदर में करने का, मतलब कि करने का जज्बा है, करने का चीजें भी हैं, तो हायर देम, गिव देम मनी, राइट, गिव देम इनिशियल कुछ अमाउंट दीजिए, राइट। और उसके बाद में अपना कंटेंट वगैरह उसके ऊपर में शॉर्ट मूवी क्रिएट कीजिए, देन गो टू सम पीपल की दैट वी हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, एंड देखिए कोई अगर खरीदता है कि नहीं खरीदता उस बात पे। इतने सारे ओटीटी हैं, वो आल्सो लुकिंग फॉर ओरिजिनल कंटेंट, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मे बी आप, जैसे कि आपके पास में जो फैंस बनाते हैं, तो उनके अंदर में उतना बनाते तो अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा ये नहीं है, उतना ज्यादा वो शार्प नहीं बना सकते हैं, मतलब उतना ज्यादा उनके अंदर शार्पनेस नहीं है। तो हायर समबडी जो आपका ब्रेन हो और शार्पनेस ला सके, एक आदमी को, राइट, एक ही आदमी को हायर करने की जरूरत पड़ेगा जो प्रोजेक्ट हो रहा है। और इनके पास में तो मसल पावर है, ये तो मसल पावर है आपके जो फैंस बना रहे हैं। यूज दैट मसल पावर, यूज दैट ब्रेन एंड क्रिएट अ बेटर कंटेंट ना, एंड गो टू सम लाइक OTT and all those things and start because you already have a connection with Bollywood and all those things, right? So sir, you can go to दो टर्म्स का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल करने से पहले मेरी एक अपील है हमारे कॉमिक्स एंड यूके दर्शकों को, क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा ये जो भी अभी कंटेंट अभी हम जो रिकॉर्ड करते हैं या फिर जो एयर करते हैं सर यूट्यूब पर, ये प्योरली मेरा सर्विस बेस्ड है और मेरे पढ़ाई के उद्देश्य से, ये स्टडी बेस्ड है, सर्विस नहीं, स्टडी बेस्ड है। तो मैं जो PhD कर रहा हूँ उसके लिए मैंने एक सर्वे शूट करके रखा है, जिसका लिंक सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सभी कॉमिक्स प्रेमियों को मिल जाएगा। और मेरी उनसे यही अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपना वहाँ पे योगदान करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें अपने बारे में और अपनी बातें रखें, क्योंकि उसी की वजह से आप लोग रेस्पॉन्ड करिएगा, तभी जाके जो है मेरे शोध में मुझे पता चलेंगी बातें कि एक रीडर के दिमाग में क्या चल रहा है। और जैसा कि अरबाब सर बता रहे हैं कि जनता में प्यार भी है, गुस्सा भी है, जोश भी है, लेकिन वो सही ढंग से चैनलाइज हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोग उसको कहीं कर नहीं पा रहे। तो मैं मेरे इस शोध को वो चैनल बनाना चाहता हूँ ताकि जो रीडर्स के दिमाग में चल रहा है वो बात, जनता जनार्दन की बात जो है प्रोड्यूसर तक पहुंचे और प्रोड्यूसर और जनता दोनों मिलके हम लोग आने वाले वक्त में भारतीय कॉमिक्स को दोबारा वो स्वर्णिम दौर लौटाने की कोशिश करें। तो मेरी अपील है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा योगदान करें। और इसी के साथ हम अरबाब सर से अगला सवाल पूछेंगे। सर, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इस तरह के कंटेंट जो कि काफी क्रिएटिव कंटेंट्स होते हैं, उसमें प्रिज्यूम मार्केटिंग, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग और वाइल्ड पोस्टिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सर प्रिज्यूम मार्केटिंग और दूसरा है सर एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग और तीसरा हो गया वाइल्ड पोस्टिंग। अब जिन मित्रों को पता नहीं है, सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। प्रिज्यूम मतलब जो चीज पहले से हो रही है और जिसके बारे में हमको कोई आइडिया है, हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब आप अचानक से ऐसा कुछ कर दिए जिससे मार्केट में सनसनी फैले।
तो और वाइल्ड पोस्टिंग मतलब कहीं ऐसी जगह पे ऐसी चीज का मिलना जो प्रत्याशित ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आज अपने घर से निकले और आपको एक बहुत बड़ा जो है आप सिगरेट का डब्बा दिख गया जिसके ऊपर लिखा है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये पहली बार आपको झटका लगेगा, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी। उसी तरह एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग हम लोग देखते हैं, हम लोगों के मेले वेले में, जो हम लोग छोटे शहर से आते हैं, जो लोग मेले में, हम लोगों को आजकल ये कर्पूर वाला फायर पान शुरू हुआ है, तो पान के ऊपर आग लगा के लोग जो है उसको खिलाते हैं। सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग। हालांकि उसका स्वाद वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक अलग तरह का मतलब भीड़ को अपनी तरफ भौकाल दिखता है, भौकाल दिखता है जी। तो सर, हम इन तरह की मार्केटिंगों को हम भारतीय कॉमिक्स कंटेंट के हिसाब से कैसे सर हम लोग ला सकते हैं? आप जिसको बोल रहे हो उसको हम लोग गोरिल्ला मार्केटिंग भी बोलते हैं, जो सिगरेट वाला आपने एग्जांपल देते हैं, गोरिल्ला मार्केटिंग या एम्बुश मार्केटिंग बोल रहा था। अभी गोरिल्ला एम्बुश की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है इसमें करने के लिए। और एम्बुश मार्केटिंग बेसिकली कब होता है? जब आपका कोई कंपटीटर हो। अभी कंपटीटर वाला जमाना नहीं है, अभी साथ में मिलकर चलने वाला जमाना है। तो मार्केट ऐसा है, अगर साथ में मिलकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन होने की पूरी खत्म होने की पूरी संभावना है, राइट। तो हमको अभी लगता है कि जो अभी जरूरत है वो मास मार्केटिंग की, जिसको शॉटगन मार्केटिंग बोला जाता है। मास मार्केटिंग की जरूरत है, यानी कि मास में लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। दूसरी चीज जो जरूरत है, आप ऐसा शोल्डर कंटेंट क्या होता है? वो मेन कॉमिक्स नहीं होगा, लेकिन उस कॉमिक्स के अराउंड में कंटेंट होगा, राइट। जैसे कि कॉमिक्स है खजाना, ठीक है, नाउ खजाना के अराउंड में होगा कि खजाना के अराउंड में लेट्स से एक कोई मूवमेंट हुआ कि नागराज को उसके सपनों का महल नजर आ रहा है खजाना में, राइट। बिल्कुल। वो सपनों का महल पॉसिबली किन किन का हो सकता है, क्या क्या, मतलब अभी सीरीज चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में अजम्पशन कि कौन कौन सा हो सकता है। वो नागपाशा का हो सकता है, वो नगीना का हो सकता है, राइट। प्रिज्यूम करने की चीज है, राइट। मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसा टाइम के बारे में जब सुपर कमांडो ध्रुव ने बंदूक उठाया, जो कि बहुत रेयर ओकेजन है, 2-3-4 बार उसने उठाया बंदूक, राइट। तो वैसा ओकेजन के बारे में बात करना चालू करेंगे, जो कि एक शॉकिंग है। सुपर कमांडो ध्रुव इज नेवर बंदूक नहीं उठाता। सर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने अभी जो बताया सर शोल्डर कंटेंट के बारे में, तो हम लोग जब सर्वनायक की बात करते हैं तो सर्वनायक के साथ साथ एक और उसी की सीरीज चल रही है, सर्वनायक विस्तार, जिसमें उसी सर्वनायक के रेफरेंस मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शोल्डर कंटेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं फिट बैठती है। वो शोल्डर कंटेंट नहीं हुआ, वो पैरेलल स्टोरी हुआ, जहां पे एक स्टोरी का एक पार्ट तो आपने देखा, लेकिन उसके पीछे में क्या हुआ वो चीज आपने नहीं देखा, तो उसका विस्तार करके वो बता रहे हैं। जैसे कि अश्वराज जो है, अगर मान लेते हैं कि कहीं पे युद्ध कर रहा है, लेकिन ये युद्ध तक कैसे पहुंचा अश्वराज, उसकी स्टोरी नहीं दी हुई। बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो वो हो गया शोल्डर कंटेंट हो गया, राइट, समझ गए नाउ। जैसे कि मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि रामायण है, तो रामायण में भगवान राम जब गए, राइट, राम लक्ष्मण जब उनके साथ में किडनैप होके चली गई सीता माता, राइट, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे उनको सुग्रीव बोलता है हेल्प करेंगे, राइट। नाउ वो सुग्रीव को हेल्प क्यों चाहिए, उसकी बैक स्टोरी अगर किसी दूसरे बुक में कवर कर देते हैं, क्योंकि ही वॉज किंग, राइट, तो उसको क्यों जरूरत पड़ी, बाली से क्यों लड़ने की जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी। और अगर मान लेते हैं कि बाली आया, तो बाली के बैक स्टोरी क्या है कि बाली को कैसे वो पावर मिला कि आधा शक्ति आ जाएगा, राइट, कैसे मिला, उसके अंदर में जाके वो लड़ने गया तो क्या क्या चीजें हुई थी। ये शोल्डर कंटेंट हो गया कि ये इसी कहानी का अलग विस्तार हो गया। तो ये सॉरी शोल्डर कंटेंट नहीं हुआ, ये विस्तार हो गया। तो ये विस्तार हो गया। शोल्डर कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है मार्केटिंग में। बेसिकली क्या होता है कि एक कंटेंट आपने क्रिएट किया, उस कंटेंट के अराउंड में, जैसे मैंने आपको बोला कि सुपर कमांडो ध्रुव ने कब उठाया, तो बंदूक उठाया, तो उसमें 4-5 कॉमिक्स का रेफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ये शोल्डर कंटेंट होगा, ये बेसिकली आपको सहारा दे रहा मेन कंटेंट। अब आपको पता चल गया ना कि ये एक कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव ने बंदूक उठाया, राइट। अब आपको उसके अंदर में एक डिलाइट जागने लगा कि यार वो कॉमिक्स हम नहीं पढ़े हैं, हमको पढ़ना चाहिए। अच्छा समझ में आया। तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट है सर, समझ में आया, ट्रिगरिंग पॉइंट, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि नागराज का आज तक का सबसे बड़ा फीट क्या है, नागराज ने सबसे बड़ा काम क्या किया, सबसे बड़ा उसका फीट है कि ब्लैक होल को उसने उठा के फेंक दिया। वो तो खैर अंग्रेज लोग भी उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो अब इस फीट के बारे में आपने नहीं पढ़ा कि ब्लैक होल में किससे लड़ा था नागराज के, राइट। तो यू गो एंड रीड दैट कॉमिक्स, वो डिजायर पैदा करेगा कि नागराज एक्चुअली फाइट विद द ब्लैक होल, राइट सर। तो आज और मे बी वी कैन टॉक अबाउट कि ध्रुव जो है स्पेस में किस किस कॉमिक्स में गया।
समझ में आ गया सर। राइट। मतलब ये एक इंट्रिगिंग पॉइंट है जिसकी वजह से जो है चाह पैदा होगी दर्शकों के बीच में, पाठकों के बीच में, और वो उस कॉमिक्स को पढ़ने की ललक जागेगी उनके बीच। बिल्कुल ट्रिगर होता है, राइट, वो ट्रिगर होता है लोगों के अंदर में, जागने की इच्छा पैदा होता है कि ऐसा भी इवेंट हुआ था, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी देखिए एक बहुत अच्छा काम किया है संजय गुप्ता जी ने भी और मनोज गुप्ता जी ने भी किया है बहुत अच्छा काम, कि दे ब्रिंग अनदर कैरेक्टर फ्रॉम अनदर यूनिवर्स व्हिच इज टॉसी। जी सर, जी सर, ये वेरी ब्रिलियंट, ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी सर, ये सभी उत्साहित हैं देखने के। और आप जो एक्सपेरिमेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मनोज गुप्ता जी स्टार्टेड ध्रुव का एक अलग सेशन, जब स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव, राइट, ही स्टार्टेड पुराने कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की आजादी में सुपर कमांडो ध्रुव पे ही, पूरा मोच है, घोड़े पे चलता है, ड्रेस का कलर वही है, राइट। तो दैट इज एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ वेरी, मतलब मे बी गुड एक्सपेरिमेंट, हो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, बट एक्सपेरिमेंट है और ये करते रहना चाहिए। जी जी सर, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हमको आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज, इस तरह से कई हमको नागराज के वेरिएंट्स में हमको देखने को मिले। मल्टीवर्स के 3 वेरिएंट है, नहीं नागायन वाले को अगर काउंट करें तो 4 वेरिएंट हो जाएंगे, 4 वेरिएंट आ जाएंगे उसमें। तो खैर जैसे जो भी हो, आज सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें मार्केटिंग के काफी सारे इंसाइट्स मिले, भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, हमने इस बारे में चर्चा की। सर हम ये चर्चा और भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए सर हम अपना ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं दर्शकों की तरफ से तथा अरबाब सर की तरफ से मैं दर्शकों को भी यही अपील करूंगा कि हमें जो है इंडियन कॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मदद करनी है। जो भी कॉमिक्स निकलती है आप पढ़िए, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप उसके बारे में समीक्षा करिए, चर्चा करिए, और इस तरह जो है हम सबको एक साथ मिलके आगे बढ़ना है भारतीय कॉमिक्स के दोबारा स्वर्णिम टाइम को वापस लाने। मैं कुछ बात करना चाहूंगा दर्शकों से कि जो भी मैंने इस पूरे इंटरव्यू में बोला वो मेरा अपना खुद का पर्सनल व्यू है, खुद का अपना एक्सपीरियंस पे है और खुद का अपना व्यू पॉइंट है, तो उसको आप किसी से जोड़ के नहीं देखिएगा कि ये ऐसा है वैसा है, वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जी सर, जी सर। तो हम अरबाब सर का आज शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला कॉमिक्स एंड यू के लिए, और भी चर्चा आगे जारी रहेगी। सर मैं आपसे टाइम टू टाइम मिलता रहूंगा, बातें करते रहेंगे। मेरे शोध में सर आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसकी मुझे आशा है। ठीक है सर, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे सर। नमस्कार। शुक्रिया।